समान नागरिक संहिता, भारत की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का समाधान। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। भारत में कानूनी व्यवस्था पर यह आरोप लगते हैं कि वह हिंदू परंपराओं को सख्ती से नियंत्रित करती है, जबकि अल्पसंख्यकों को उनकी कई पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखने की छूट दी जाती है। यह भेदभाव समानता और न्याय के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। सवाल यह है कि क्या समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, इन भेदभावों को खत्म कर सकती है? यूसीसी के समर्थकों का मानना है कि इसके लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे। साथ ही यह जनसांख्यिकीय चिंताओं का समाधान करेगा और दशकों से चली आ रही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति को समाप्त करने में सहायक होगा। भारत एक ऐसे राष्ट्र का ज्वलंत उदाहरण है जहां धर्म के आधार पर विभिन्न नागरिक कानूनों के प्रयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को असंगत रूप से लाभ पहुंचाने के लिए धर्मनिरपेक्षता को पुनः परिभाषित किया गया है। धर्मनिरपेक्षता के बहाने राज्य बहुसंख्यक हिंदू समुदाय पर व्यापक नियंत्रण रखता है, उन पर तमाम तरह के प्रतिबंध और हस्तक्षेप लगाता है, लेकिन जहां बात अल्पसंख्यक समूहों की आती है तो यह उनमें व्याप्त शोषणकारी प्रथाओं और कुरीतियों पर भी आंखें मूंद लेता है। इस गैर न्यायसंगत और पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने धर्मनिरपेक्षता को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए एक राजनीतिक साधन में बदलकर रख दिया है, जो प्रभावी रूप से लगातार सरकारों को समानता और निष्पक्षता के मूलभूत संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने से रोकता है। जब भारतीय संविधान की मूल संरचना हुई थी, तो इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था। इसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था, जिसने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया था। नए प्रावधानों के अनुसार भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत एक ऐसे गणराज्य को दर्शाता है जहां सभी धर्मों को बराबर रूप से सम्मान प्राप्त होता है। धर्मनिरपेक्षता की यह भारतीय अवधारणा अपने पश्चिमी समकक्ष से काफी अलग है, जो धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव के सिद्धांत पर जोर देती है। इसके बजाय भारतीय मॉडल धार्मिक और राज्य के मामलों के बीच एक विभाजन बनाए रखने के बजाय सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और सम्मान के सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। भारतीय संविधान वास्तव में धार्मिक मामलों में सरकार समर्थित हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और धार्मिक संस्थाओं और गतिविधियों के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अनुमति देता है। फिर भी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों को अक्सर पक्षपातपूर्ण और एकतरफा तरीके से लागू किया जाता है, जिसका मकसद मात्र अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जान पड़ता है। जबकि अस्पृश्यता, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से हिंदू समाज के भीतर से बहुत पहले ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जब मुस्लिम पर्सनल कानून के तहत स्वीकृत कुप्रथाओं जैसे कि बहुविवाह, हलाला और बाल विवाह को संबोधित करने की बात आती है, तो सरकार इन कुरीतियों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाती है। इससे हिंदू धर्म और अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर सरकार के दोहरे मापदंड स्पष्ट रूप से उजागर होते हैं। यहाँ तक कि जब भारत ने 2019 में 3 तलाक की शोषणकारी प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाया, जो इस्लाम में प्रचलित तत्काल तलाक का एक रूप है, तो इसे वामपंथी उदारवादी समूहों से काफी विरोध का सामना करना पड़ा। इन गुटों ने इस कानून को मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया, जबकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने 1950 के दशक में हिंदू समुदाय पर लागू विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध और एकीकृत किया। इस प्रयास के परिणामस्वरूप 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम और 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे विशिष्ट कानूनी ढांचों की स्थापना हुई। हालांकि
सरकार ने अन्य धार्मिक समुदायों के लिए इसी तरह के सुधार लागू करने से परहेज किया। नतीजतन हिंदू समुदाय के कई लोग इस चुनिंदा कानूनी हस्तक्षेप को ऐतिहासिक अन्याय मानते हैं। इस कथित कानूनी असमानता ने भारत में एक राष्ट्र, एक कानून की मांग को बल दिया है, जिसे समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद का समय सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानूनों को लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि अल्पसंख्यकों के विलुप्तीकरण की निरंतर राजनीति ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें हिंदू समुदाय तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के कठोर नियमों से प्रभावित होने वाला एकमात्र समुदाय बन गया। दूसरी ओर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धार्मिक कानूनों के तहत अपने नागरिक मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके विपरीत हिंदू बहुसंख्यक समुदाय को कानूनी प्रणाली के हस्तक्षेप के कारण अपने नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का बार-बार सामना करना पड़ता है। इस असंतुलन ने हिंदू समाज के भीतर समान नागरिक संहिता के प्रति समर्थन और मांग को अधिक प्रबल कर दिया है। नागरिक कानून में एकरूपता लाने हेतु लगातार आह्वान के बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताओं के कारण सरकारें संसद में समान नागरिक संहिता को पेश करने में अनिच्छुक रही हैं। हालांकि समान नागरिक संहिता विधेयक 2019 और फिर 2020 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे संसद में पेश किए बिना ही वापस ले लिया गया। इस विधेयक का मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों द्वारा कड़ा विरोध किया गया, जिसके चलते इसके समर्थकों पर मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया। वामपंथी उदारवादी गुटों द्वारा संचालित इस विमर्श के कारण यह मुद्दा लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हालांकि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने इस विषय पर फिर से सक्रियता दिखाई और इसके कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध फेस्ड दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया। 2024 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया, जब इस संबंध में कानून पारित किया गया। इसके बाद 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने इस कानून को औपचारिक रूप से लागू कर दिया, जिससे वह देश का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता प्रभावी रूप से लागू हुई। आगे के खंडों में यह लेख भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अधिनियमन से जुड़े दृष्टिकोणों और विवादों पर चर्चा करेगा। साथ ही यह विश्लेषण करेगा कि इस कानून में हिंदू समुदाय की पुरानी शिकायतों को दूर करने और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से उत्पन्न कथित ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की कितनी क्षमता है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, कानूनी असमानता की जड़। एक राष्ट्र एक कानून की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के दायरे में आती है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत निहित है। हालांकि इन सिद्धांतों को कानूनी रूप से लागू करने को लेकर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन वे प्रासंगिक कानून के निर्माण के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न मीडिया स्रोतों के अनुसार भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की पैरवी की थी। डॉक्टर एच.वी. हांडे द्वारा लिखित द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख, जिन्होंने अंबेडकर एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, इस विषय पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जब 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए अनुच्छेद 44 पेश किया गया था, तो कई मुस्लिम सदस्यों ने संशोधन का प्रस्ताव रखा था। इन संशोधनों में ऐसे प्रावधान शामिल करने की मांग की गई थी जो यह सुनिश्चित करें कि किसी भी समूह,
वर्ग या समुदाय को अपने व्यक्तिगत कानूनों को त्यागने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। व्यापक चर्चा के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अंततः इन प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं उस कथन पर बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि हमारे देश में मानवीय संबंधों के लगभग हर पहलू को कवर करने वाली एक समान कानून संहिता है। हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है, जो दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित है। हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, जो संपत्ति संबंधों से संबंधित है और जो पूरे देश में लागू है। फिर परक्राम्य लिखित अधिनियम है, और मैं अनगिनत अधिनियमों का हवाला दे सकता हूं जो साबित करेंगे कि इस देश में व्यावहारिक रूप से एक नागरिक संहिता है, जो अपनी सामग्री में एक समान है और पूरे देश में लागू है। इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से समान नागरिक संहिता लागू करने के महत्व को दोहराया है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक 1985 के शाह बानो मामले में दिया गया था। शाह बानो, जिन्हें उनके पति ने 40 साल की शादी के बाद 3 तलाक की प्रथा के माध्यम से तलाक दे दिया था, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 125 को लागू करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जो किसी व्यक्ति की धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना सार्वभौमिक रूप से लागू है। निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया। शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया, क्योंकि कट्टरपंथी इस्लामवादी समूहों और कुछ राजनीतिक दलों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अपने नागरिक मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के अधिकार का उल्लंघन बताया। बढ़ते दबाव के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया। इस कानून ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार को तलाक के बाद की 90 दिनों की इद्दत अवधि तक सीमित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल देने वाला एक और महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला 1995 का सरला मुदगल मामला था। इस मामले में व्यक्तिगत कानूनों के बीच टकराव, खास तौर पर धर्म परिवर्तन के संदर्भ में उत्पन्न जटिलताओं पर विचार किया गया। मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या हिंदू कानून के तहत विवाहित हिंदू पुरुष इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि केवल दूसरी शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना व्यक्तिगत कानूनों का दुरुपयोग है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह को केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत ही भंग किया जा सकता है। पुनर्विवाह के इरादे से धर्म परिवर्तन भारतीय दंड संहिता की धारा 494 का उल्लंघन करता है, जो द्विविवाह बिगेमी के अपराध से संबंधित है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने हाल ही में समान नागरिक संहिता को एक अत्यंत प्रगतिशील विधायी पहल और संवैधानिक उद्देश्य बताया, जिसे व्यापक सार्वजनिक सहमति बनने के बाद क्रियान्वित किया जाना चाहिए। गोगोई की टिप्पणियों को विभिन्न इकाइयों से आलोचना का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर वामउदारवादी समूहों और कट्टरपंथी इस्लामवादी गुटों से। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में न्यायमूर्ति गोगोई के विचारों का कड़ा विरोध किया। क्या वह कह रहे हैं कि भारत एकजुट नहीं है? उन्होंने असम में NRC का बचाव किया, जिसने बड़े पैमाने पर संकट पैदा किया और विभाजन को बढ़ावा दिया। फिर भी इसने उनके इस विश्वास को गलत साबित कर दिया कि राज्य अवैध प्रवासियों से भरा पड़ा है।
भारतीय वामपंथी उदारवादी मीडिया विशेष रूप से समान नागरिक संहिता पहल की आलोचना करता रहा है तथा भारत सरकार पर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा है। आलोचकों का तर्क है कि यूसीसी अल्पसंख्यक समुदायों को एक समान कानूनी ढांचे के पक्ष में अपने व्यक्तिगत कानूनों को त्यागने के लिए मजबूर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी यूसीसी को लागू करने के भारत के प्रयासों के बारे में भ्रामक सूचनाएं और पक्षपातपूर्ण विचार फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर पश्चिमी मीडिया ने अक्सर इस पहल को तथाकथित हिंदू बहुसंख्यकवादी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों पर अपना वैचारिक एजेंडा थोपने के प्रयास के रूप में चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड यूसीसी के विशिष्ट प्रावधानों, विशेष रूप से लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता की खासा आलोचना की गई है। इस प्रावधान का कुछ मीडिया आउटलेट्स, जैसे कि बीबीसी, ने कड़ा विरोध किया है, जिन्होंने इसे युवाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकल्पों का उल्लंघन करने वाली अत्यधिक सामाजिक निगरानी का उदाहरण बताया है। यूसीसी पर पश्चिमी मीडिया का पाखंड। पश्चिमी मीडिया ने भारत में यूसीसी के विचार को काफी हद तक नकारात्मक रूप में पेश किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह आलोचना कई पश्चिमी लोकतंत्रों के कानूनी ढांचों के साथ तुलना करने पर विरोधाभासी प्रतीत होती है, जिसमें पहले से ही समान नागरिक कानून के कई तत्व शामिल हैं। जैसे कई देशों ने विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु निर्धारित की है, जो धार्मिक संबद्धता के बावजूद सार्वभौमिक रूप से लागू होती है। उदाहरण के लिए वेल्स और इंग्लैंड में कानूनी विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें इस आयु से कम में विवाह केवल माता-पिता की सहमति से ही करने की अनुमति है। हालांकि डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में माता-पिता की स्वीकृति के साथ भी 18 वर्ष से कम आयु में विवाह सख्त वर्जित है। अधिकांश पश्चिमी देशों में बाल विवाह पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है, क्योंकि सभी नागरिकों के लिए कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम विवाह आयु समान रूप से लागू होती है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इससे यह आभास होता है कि पश्चिमी मीडिया, जो हमेशा मानवाधिकारों और प्रगतिशील मूल्यों की वकालत करने में तत्पर रहता है, भारत में मुस्लिम समुदाय में बाल विवाह की बात आने पर आसानी से आंखें मूंद लेता है। उनके स्पष्ट दोहरे मानदंड एक पाखंडी दृष्टिकोण को उजागर करते हैं, जिससे मानवाधिकारों के लिए वास्तविक चिंता के बजाय वैचारिक पूर्वाग्रह की बू आती है। यूसीसी पहल का एक बुनियादी पहलू विवाह संबंधी कानूनों की एकरूपता सुनिश्चित करना है। कई पश्चिमी लोकतंत्रों की नागरिक संहिताओं के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के साथ विवाह का औपचारिक पंजीकरण अनिवार्य है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्राजील जैसे देश इस दृष्टिकोण का उदाहरण देते हैं, जहां व्यक्तियों को अपने धर्म से संबंधित विवाह अनुष्ठानों का पालन करने की अनुमति है, लेकिन कानूनी मान्यता राज्य अधिकारियों के साथ आधिकारिक पंजीकरण पर निर्भर है। इसके विपरीत भारत का विवाह पंजीकरण ढांचा जटिलताओं से परिपूर्ण है, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व से उपजी है। उदाहरण के लिए, मुस्लिम पर्सनल कानून के अंतर्गत विवाह काजी के पास पंजीकृत होते हैं, जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति में अनजाने में बाल विवाह को अर्धकानूनी दर्जा प्रदान करता है। ऐसी कानूनी पेचीदगियां भारत में एक राष्ट्र एक कानून के कार्यान्वयन की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित करती हैं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण सिर्फ भारत में ही एक मुद्दा नहीं है, इसने पश्चिमी देशों में भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न की हैं। कट्टरपंथी इस्लामवादी मान्यताओं और स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों के बीच टकराव के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध के कई मामले सामने आए हैं। यूनाइटेड किंगडम में कट्टरपंथी इस्लामवादी समूहों ने व्यावहारिक रूप से देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है।
1980 के दशक से शरिया परिषदें या न्यायालय यूके में काम कर रहे हैं। इनकी स्थापना का मूल उद्देश्य इस्लामी पारिवारिक कानून का उपयोग कर विवाह विवादों को सुलझाने में यूके के मुस्लिम समुदायों की मदद करना था। हालांकि समय के साथ ये परिषदें विवादास्पद हो गई हैं, क्योंकि वे महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले बेहद कठोर और दकियानूसी नियम कानून लागू करती हैं। भले ही उनके पास कोई आधिकारिक कानूनी शक्ति न हो, लेकिन विशेषज्ञों को चिंता है कि उनके निर्णयों को अधिक गंभीरता से लिया जा रहा है, जिससे अनजाने में नए कानूनी मानक स्थापित हो सकते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी समाजों के प्रगतिशील मूल्यों के लिए इस्लामी शरिया कानून द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों पर प्रकाश डाला। उनके पहले कार्यकाल 1917 से 1920 के दौरान अमेरिकी अदालतों में शरिया कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए कई अमेरिकी राज्यों में विधायी उपाय पेश किए गए थे। इन प्रयासों के बावजूद वामपंथी उदारवादी मीडिया ने शरिया के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण पहलुओं को लगातार कम करके आका और इसके विरोध को इस्लामोफोबिया के रूप में पेश किया। यह वामपंथी उदारवादी तंत्र द्वारा प्रसारित एक ऐसा जहरीला विमर्श है जो 2025 तक जारी है। पश्चिमी दुनिया में, विशेष रूप से यूरोप में व्याप्त कट्टरपंथी इस्लामवादी तुष्टीकरण की पृष्ठभूमि के संदर्भ में भारत में समान नागरिक संहिता का अधिनियमन अत्यधिक महत्व रखता है। ऐसा कानूनी ढांचा न केवल भारत में धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना को बनाए रखने के लिए बल्कि हिंदू बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है, जो धर्म परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ती जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत में यूसीसी पहल का विरोध मुख्य रूप से कट्टरपंथी इस्लामवादी समूहों और वामपंथी उदारवादी गुटों के गठबंधन द्वारा किया जाता है, जो सांप्रदायिक कलह को बढ़ावा देने और इस्लाम की कट्टरपंथी व्याख्या की पैरवी करने हेतु वैश्विक इस्लामवादी नेटवर्क के साथ सहयोग करते हैं। यह गठबंधन धार्मिक आधार पर विवाद और अशांति को बढ़ावा देकर समान नागरिक संहिता स्थापित करने के प्रयासों को विफल करना चाहता है। यह ध्यान देने योग्य है कि कई इस्लामी देशों ने एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को अपनाया है जो शरिया के कुछ तत्वों को एकीकृत करती है, जबकि समकालीन सामाजिक मानदंडों के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रगतिशील कानूनी प्रावधानों को शामिल करती है। तुर्की और मिस्र जैसे देश इस संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहां कानूनी ढांचे इस्लामी प्रभावों को दर्शाते हैं, लेकिन विशिष्ट क्षेत्रों में शरिया के प्रयोग पर अंकुश भी लगाते हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान, ट्यूनीशिया, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया और इराक सहित कई मुस्लिम बहुल देशों में 3 तलाक या तत्काल तलाक की प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। फिर भी 2019 में 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू किए जाने के भारत सरकार के फैसले को मुस्लिम समुदाय और वामपंथी उदारवादी गुटों की ओर से काफी विरोध का सामना करना पड़ा। भारत में मुस्लिम संबंधी मुद्दों पर होने वाले विमर्श पर कट्टरपंथी इस्लामवादी अभिजात वर्ग का दबदबा है, जो विवादास्पद मामलों पर जनता की राय को प्रभावित करने के लिए वामपंथी उदारवादी संस्थाओं के साथ सहयोग करता है। नतीजतन, यह पता लगाना मुश्किल है कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण वास्तव में आम मुस्लिम नागरिकों के विचारों को दर्शाते हैं या केवल निहित स्वार्थों द्वारा प्रचारित एक सुनियोजित विमर्श का उत्पाद मात्र है। यूसीसी ऐतिहासिक अन्यायों को संबोधित करता हुआ एक राष्ट्र एक कानून की अवधारणा को व्यापक समर्थन मिला है, खासकर भारत के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से। हिंदू इसे कानूनी व्यवस्था के भीतर घर कर गए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के तरीके के रूप में देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद से हिंदू एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के अधीन रहे हैं, जबकि धार्मिक अल्पसंख्यकों ने अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों का पालन किया है। अधिवक्ताओं का मानना है कि एक समान कानून लागू करने से सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित होगा,
जिससे हिंदुओं को लंबे समय से होने वाले नुकसानों का समाधान होगा। सबसे पहले, सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक संहिता देश में चिंताजनक जनसांख्यिकीय असंतुलन को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। अभी मुस्लिम पर्सनल कानून बाल विवाह, बहुविवाह और 3 तलाक जैसी प्रथाओं की अनुमति देता है, जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, जो हिंदू समुदाय के लिए चिंता का बड़ा विषय है। एक समान नागरिक संहिता इन प्रथाओं पर अंकुश लगाएगी और जनसांख्यिकीय संतुलन को बहाल करने में अपना योगदान देगी। समान नागरिक संहिता यूसीसी लव जिहाद जैसे मुद्दों को संबोधित करने में मदद कर सकती है, जहां हिंदू महिलाओं को कथित तौर पर धार्मिक पहचान छिपाने जैसे धोखे के माध्यम से इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसा कि उत्तराखंड की यूसीसी योजना में देखा गया है, विवाह और लिव इन संबंधों के पंजीकरण के अनिवार्य किए जाने से अब कानून संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जांच और धोखाधड़ी के मामलों में दंड सुनिश्चित करके ऐसे मामलों को रोकने में मदद कर सकता है। समान नागरिक संहिता सभी धार्मिक स्थलों के लिए निष्पक्ष नियम बनाकर हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने में भी मदद कर सकती है। अन्य धार्मिक समूहों के विपरीत, हिंदू मंदिरों का प्रबंधन अभी भी सरकार द्वारा किया जाता है। हिंदुओं के प्रति व्याप्त इस धार्मिक भेदभाव की मुख्य वजह औपनिवेशिक काल के पुराने कानून और स्वतंत्रता के बाद बनाई गई वे नीतियां हैं, जो हिंदू समुदाय की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। हमारे अपने प्लेटफॉर्म stophinduद्वेष.org ने लेखों की एक श्रृंखला में बताया है कि भारत में हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण एक ऐतिहासिक घटना है, जिसकी शुरुआत का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक नियमों से लेकर स्वतंत्रता के बाद के उन कानूनों से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू मंदिरों को सरकारी प्रबंधन के अधीन रखते हैं, जिससे हिंदू समाज की सांस्कृतिक विरासत और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के जारी रहने से यह मुद्दा और भी बढ़ गया है, जिससे हिंदू पवित्र स्थल वैचारिक रूप से संचालित शासन के तहत सामाजिक राजनीतिक प्रयोग के मंच बन गए हैं। इसलिए एक ऐसे समान कानूनी ढांचे की स्थापना जरूरी है, जो सभी समुदायों के धार्मिक संस्थानों को समान नियमों के तहत शामिल करे। समापन। आनंद रंगनाथन ने अपनी पुस्तक हिंदूस इन हिंदू राष्ट्र, 8th क्लास सिटीजन्स एंड विक्टिम्स ऑफ स्टेट सैंक्शन्ड अपार्टाइड में तथाकथित हिंदू राष्ट्र के भीतर हिंदुओं के खिलाफ राज्य द्वारा स्वीकृत रंगभेद की विस्तृत जांच की है। लेखक हिंदू मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण, 1995 के वक्फ अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं, जो उनके अनुसार हिंदुओं के खिलाफ कानूनी रूप से भेदभाव करते हैं। पुस्तक विभिन्न विधायी उपायों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो गैर हिंदू समुदायों का पक्ष लेते हुए कथित तौर पर हिंदुओं को लक्षित करते हैं। इसके अलावा पुस्तक यह पता लगाती है कि कैसे हिंदू धर्म में सुधार के लिए निहित खुलेपन ने भारत में एक अनोखी स्थिति को जन्म दिया है, जिसमें हिंदू धर्म तो निरंतर परिवर्तन के अधीन है, जबकि राज्य अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बदौलत इस्लाम जैसे धर्मों के भीतर पनप रही शोषणकारी प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति देता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि यह दृष्टिकोण हिंदू धर्म के भीतर सुधार की आवश्यकता के खिलाफ तर्क नहीं देता है, बल्कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के संदर्भ में राज्य संस्थानों द्वारा नियोजित कथित दोहरे मानकों को रेखांकित करना चाहता है। यद्यपि पुस्तक में एक राष्ट्र, एक कानून की अवधारणा पर स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यह पाठक को भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हालांकि एक राष्ट्र, एक कानून भारत में हिंदुओं के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का व्यापक समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन यह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगाने और एक कानूनी ढांचे को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा, जहां सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक।